सो हेलो एंड वेलकम गाइस, मैं तो संगानी हूँ और मैं आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, तो जो आज का हमारा वीडियो है वो बेसिकली होने वाला है जो हमारा मनी कंट्रोल ऐप का ट्यूटोरियल चल रहा था। मीन्स जैसे उस पर हमने 2 वीडियो बनाया था और एक में हमने बैलेंस शीट एनालिसिस करना सिखाया था। सो इस वीडियो में हम आपको बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होता है उसका एनालिसिस करना सिखाने वाले, और हम जो अगला वीडियो बनाने वाले हैं उसमें हम सोच रहे थे कि हम उसमें आपको रेशियो एनालिसिस करना सिखाएंगे। मनी कंट्रोल बहुत सारे रेशियो भी दिए रहते हैं, सो उसको कैसे एनालाइज करना वो सब भी सिखा सकते हैं हम आपको। अगर वो वीडियो आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं हमारा वीडियो। लेकिन उसके पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाजू में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो है उसको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। ठीक है, सो अब मैं सोच रहा हूँ कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो चालू करते सीधा वीडियो और चलते सीधा मनी कंट्रोल ऐप की तरफ। सो ये है यहाँ पे मनी कंट्रोल ऐप, जैसे आप देख सकते हैं खुल रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे हम पहले बता चुके हैं कि मनी कंट्रोल पे हम पहले से ही 2 वीडियो बना चुके हैं, और एक था मनी कंट्रोल का ओवरव्यू और एक था बैलेंस शीट एनालिसिस। वो दोनों वीडियो का लिंक ऊपर आए बटन में, आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और ये तीनों चीज़ें आपको पढ़ना आना ही चाहिए बेसिकली। ठीक है, सो हम पहले से एक वीडियो बना चुके हैं हम ऑलरेडी बैलेंस शीट पढ़ने के ऊपर। ये वीडियो होने वाला है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के ऊपर, और कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर भी ज़रूर हमारा वीडियो आने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले चुनेंगे कि हम कौन सा स्टॉक का हमें बैलेंस शीट पढ़ना है। ठीक है, तो कोई भी स्टॉक रह सकते हैं, हम यहाँ पे ऊपर जाके सर्च बार में कुछ भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है हम पढ़ते हैं यहाँ पे, समझ जाए चलिए रिलायंस का पढ़ देते हैं। ठीक है, सो ये जो मेरा वीडियो है ये बेसिकली किसी भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं है। मैं यहाँ पे आपको ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिलायंस को खरीदो या फिर इसको खरीदो या फिर उसको खरीदो। मैं सिर्फ आपको ये जो वीडियो है सिर्फ रिसर्च पर्पज़ के लिए आपको बता रहा हूँ। ये वीडियो का मकसद सिर्फ आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझना सिखाना है। ठीक है, सो चालू करते हैं अभी हमारा वीडियो। तो यहाँ पे हम सबसे ऊपर थोड़ा स्क्रॉल करके जाएंगे सीधा हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की तरफ। यहाँ पे लिखा है प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है बेसिकली बहुत सारे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइडेड है। ठीक है, हम आपको ये सब पढ़ने सिखाने वाला है आज। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ईयर चूज़ करना पड़ेगा। एक होता है यहाँ पे पहले से ईयर दिया हुआ है 2020 मार्च, यानी 2020 मार्च, और यहाँ पे दूसरा ईयर बेसिकली 2019। हम एक साल का नहीं देखेंगे क्योंकि एक साल बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म पीरियड होता है बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर बैलेंस शीट एनालिसिस या फिर कैश फ्लो एनालिसिस करने के लिए। हम कम से कम तकरीबन 2 साल तो देखना ही पड़ेगा हमें, तो इसलिए हम मार्च 2018 देखते हैं। ठीक है, आप चाहे तो मैं इसकी पुराने वाला टाइम भी देख सकते हैं, आप 2016 से भी चालू कर सकते हैं। जितना बड़ा पीरियड होगा उतना ज़्यादा अच्छा पड़ेगा आपके लिए, मीन्स उतना ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म व्यू मिलेगा। ठीक है, तो हम चालू करते हैं 2018 से। एंड देन यहाँ पे आपको 2 फिगर देखने मिलेंगे, एक होता है ऑरेंज कलर में और एक होता है ब्लू कलर का। तो ये जो ऑरेंज कलर का फिगर है ये बेसिकली स्टैंड अलोन फिगर होते हैं। मीन्स ये जितने भी स्टैंड अलोन यानी ऑरेंज कलर वाले फिगर है वो सिर्फ उसकी ऑयल रिफाइनरी बिजनेस को रिलेट करते हैं। मीन्स उसकी जितने भी आपको यहाँ पे ऑरेंज कलर के फिगर दिखेंगे वो सब सिर्फ उसकी रिफाइनरी बिजनेस के लिए, और उसके बहुत सारे और भी बिजनेस रिलायंस के, जैसे हम देखेंगे जियो, देन रिलायंस रिटेल, ये सब बिजनेस ये ब्लू कलर में आ जाएंगे। ठीक है, सो कंसोलिडेटेड यानी उसके जितने बिजनेस है सबको मिला के। ठीक है, सो ये बात मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आप भूल चुके हो या फिर आप ये वीडियो में नए हो तो इसमें मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो ये हो गया ऑरेंज फिगर और ब्लू फिगर। ऑरेंज फिगर यानी उस कंपनी का सिर्फ अकेला यानी और रिफाइनरी उस बिजनेस का, मेन बिजनेस का, और जो ब्लू फिगर रहता है यानी सब बिजनेस, उसके पास जितने बिजनेस रहेंगे सबको मिला के। ठीक है, तो चालू करते सबसे पहले हमारा एनालिसिस। सो यहाँ पे सबसे पहला सेक्शन आता है इनकम का सेक्शन। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये पूरा सेक्शन यहाँ पे और खुल जाएगा, आपको ये सब चीज़ें और देखने मिलेगी। ठीक है, सो इनकम के नीचे ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, देन एक्साइज टैक्स, वो सब, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, नेट, अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज, वो सब। ठीक है, तो हम चालू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, यानी इसके ऑपरेशन से कितना रेवेन्यू इसने पैदा किया। ग्रोथ यानी बेसिकली मीन्स कुछ भी टैक्स वो सब काटे बिना। ठीक है, सो ये है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2018 से हम देख रहे हैं 2020 की तरफ। सो अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखेंगे सो वो 3,15,357 करोड़ से बढ़ के 3,65,000 करोड़ तक पहुंच चुके हैं, जो कि एक अच्छा खासा गेन है जैसे आप देख सकते हैं। और इसका जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कंसोलिडेटेड यानी बाकी सब बिजनेस मिला के वो 4,30,000 से बढ़ के 6,60,000 तक पहुंच चुका है, यानी तकरीबन 50% ग्रोथ हो चुका है। यानी इसका जो रेवेन्यू है कंसोलिडेटेड बिजनेस से वो मीन्स तकरीबन 50% बढ़ चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, और उसके ऊपर ये जो स्टैंड ऑन फिगर है जिसमें हमें पता चलता है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 2018 में 3,15,000 करोड़ थे और 2020 में 3,65,000 करोड़ है, जो कि मीन्स खाली 50,000 बढ़े, यानी तकरीबन 16% का इंक्रीज़ है। यानी 2 साल में सिर्फ 16% बढ़े, यानी 1 साल में तकरीबन 8% बढ़ा होगा। लेकिन जो कंसोलिडेटेड बिजनेस से जो रेवेन्यूज़ हैं वो तकरीबन 50% बढ़ चुके हैं, यानी 1 साल में 25% का एवरेज करके हम ले सकते हैं। सो इसमें पता ये चलता है कि इसका जो कंसोलिडेटेड बिजनेस है वो बढ़ते जा रहा है, उसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। लेकिन जो इसका जो स्टैंड अलोन बिजनेस है यानी इसका जो ऑयल
ऑयल रिफाइनरीज का जो बिजनेस है उसमें इतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। बेसिकली हमें ये पता चल रहा है कि उसमें जो ग्रोथ है वो बहुत स्लो हो चुका है, ठीक है बेसिकली। और इसका जो ऑयल का जो बिजनेस है थोड़ा ठंडा होने लग गया है, इसलिए वो लोग डाइवर्सिफिकेशन करना चाहते हैं। मुकेश अंबानी बेसिकली इसलिए डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, वो अलग अलग सेक्टर में घुसना चाहते हैं, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चल चुका है। देन इसके नीचे आता है एक्साइज, सर्विस टैक्स एंड अदर लिविस, यानी बेसिकली टैक्स बोल सकते हो आप कि ये सब टैक्सेस हैं, इतने टैक्सेस लगते हैं। सो इससे हमें इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ता मेरे हिसाब से। सो अगर हम देखें 2018 में 25,000 करोड़ लगा था, 2020 में 1,000 करोड़, क्या फ़र्क पड़ता है। देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस नेट, यहाँ पे भी वही था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, लेकिन ये ग्रोथ था, ये नेट है, यानी एक ग्रोथ में से जब आप टैक्सेस को निकाल देते हो तब ये नेट बन जाता है, ठीक है। सो अगर हम नेट की बात करेंगे सो नेट में भी अच्छी खासी इंक्रीज़ हुई है, 2,90,000 से बढ़कर 3,35,000 हो चुका है, यानी तकरीबन 45,000 का इंक्रीज़ हो चुका है। और अगर हम कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात करेंगे तो तकरीबन 4 लाख से बढ़ के 6 लाख हो चुका है, यानी तकरीबन आपको 50% का इंक्रीज़ यहाँ पे भी देखने मिलेगा, ठीक है। क्योंकि टैक्स भी तो उतना ही है, टैक्स इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, हालांकि टैक्स थोड़ा बढ़ चुका है कंसोलिडेटेड फिगर्स में, लेकिन फिर भी यहाँ पे रेवेन्यू इतना ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा है टैक्स का, ठीक है। देन उसके नीचे आता है अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़, यानी मीन्स ऐसा कोई भी रेवेन्यू जो मीन्स ऐसा जो प्रोडक्ट है वो कंपनी का जो भी मेन प्रोडक्ट है उसके अलावा मीन्स वो प्रोडक्ट को नहीं बेचा, कुछ और बेचा है, फिर कुछ तो चीज़ हुई जिसकी वजह से वो रेवेन्यू कंपनी के पास आया। सो उसको बेसिकली हम बोल सकते हैं अदर ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़, ठीक है। सो वो तो 0 है बेसिकली, और अगर होता तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उससे भी, ठीक है। देन उसके नीचे आता है टोटल ऑपरेटिंग रेवेन्यूज़, जो कि वही आपको देखने मिलेगा कि जो स्टेटमेंट फिगर्स थे वो थोड़ा कम बढ़े, लेकिन जो कंसोलिडेटेड फिगर्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। अदर इनकम, ठीक है। सो ये है बेसिकली अदर इनकम, यानी उसका जो मेन बिजनेस रहेगा उसके भी छोड़ के मीन्स थोड़ा सा आजू बाजू का थोड़ा इनकम रहेगा, वो भी आप देख सकते हैं, वो भी अच्छा खासा बढ़ चुका है। जो स्टैंडर्ड फिगर्स थे उसमें 8,000 करोड़ से लेके वो 14,000 करोड़ तक पहुंच चुका है, जो कि अच्छा खासा तकरीबन 6,000 करोड़ का इंक्रीज़ हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट तकरीबन 50 to 80% का इंक्रीज़ है, जो कि अच्छा खासा है। लेकिन कंसोलिडेटेड में वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, तकरीबन सिर्फ 10,000 करोड़ से 14,000 करोड़ तक हुआ है, यानी सिर्फ 4,000 करोड़ का इंक्रीज़ हुआ है, जो कि हाँ मीन्स अच्छा तो है, यानी मीन्स 40% का इंक्रीज़ हुआ, लेकिन फिर भी मीन्स ठीक ठाक है, ठीक है। देन उसके नीचे आता है टोटल रेवेन्यू, ठीक है। सो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे दोनों सेम ही होता है बेसिकली, टोटल रेवेन्यू टोटल इनकम, ठीक है। सो जो इसका इनकम है वो तकरीबन 2018 में अगर हम स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो वो 3 लाख करोड़ था, लेकिन 2020 में वो तकरीबन 3,50,000 करोड़ हो चुका है, जो कि तकरीबन मीन्स 16% का इंक्रीज़ है। लेकिन इसका जो कंसोलिडेटेड बिजनेस का जो फिगर्स हैं वो अच्छे खासे बढ़ चुके हैं, यानी जो इसका कंसोलिडेटेड बिजनेस है वो अच्छा खासा बढ़ते आ रहा है। मीन्स अगर हम इसकी जो मेन ऑयल रिफाइनर की बात करेंगे उसमें इतना ग्रोथ नहीं हो रहा है, ठीक है। सो इससे हमें ये पता चल जाता है। देन उसके नीचे आता है एक्सपेंसेस का सेक्शन, सो हमें इस पर क्लिक करना पड़ेगा एक्सपेंसेस पढ़ने के लिए, ठीक है। जैसा आप देख सकते हैं एक्सपेंसेस के नीचे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आती है, ठीक है। सो एक एक करके हम पढ़ते हैं। सो सबसे पहले आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी बेसिकली वो खर्चा जो रॉ मटेरियल के लिए जाता है, ठीक है। सो 2018 में वो तकरीबन 2 लाख करोड़ था, और 2020 में वो तकरीबन 2,40,000 करोड़ बोल सकते हैं हम। तो इसमें कितना तकरीबन 40,000 करोड़ का इंक्रीज़ आ चुका है, यानी अगर आप देखेंगे तो जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट है वो तकरीबन 20% बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे हमें टेंशन लेने की बात है, क्योंकि इसका जो इनकम था, क्योंकि इसका जो रेवेन्यू था वो तकरीबन 2 साल में सिर्फ 16% बढ़ चुका है, लेकिन इसका जो रॉ मटेरियल का जो कॉस्ट था वो 2 साल में तकरीबन 20% बढ़ चुका है, यानी मीन्स इसमें हमें फ़र्क देखने मिलता है, ठीक है। लेकिन इससे हमें पता चलता है कि जो साइन था वो बिल्कुल भी बराबर साइन नहीं है। और उसके नीचे अगर हम कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात करेंगे सो 2,07,000 करोड़ इसका कॉस्ट ऑफ मटेरियल, यानी रॉ मटेरियल का कॉस्ट वहाँ से 2018 में था, और वहाँ से 2020 में 2,60,000 करोड़ हो चुका है, यानी तकरीबन अगर हम बात करेंगे तो 25% का इंक्रीज़, यानी 60,000 करोड़ का, जो कि मीन्स ठीक ठाक है, क्योंकि मीन्स इसका जो इनकम है वो 50% बढ़ चुका है, लेकिन इसका जो कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है वो सिर्फ 26% बढ़ा है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, जो कि हम यानी ये बहुत एक अच्छा साइन हो सकता है, ठीक है। सो इससे हमें पता ही चलता है कि जो स्टैंड अलोन के जो फिगर्स है उससे हमें पता ही चलता है कि जो स्टैंड अलोन यानी जो इसकी ऑयल रिफाइनर्स का बिजनेस है वो तकरीबन थोड़ा ठंडा पड़ते आ रहा है, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन इसका जो कंसोलिडेटेड बिजनेस है वो बहुत अच्छा खासा चल रहा है, ठीक है। देन उसके नीचे आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ FG वो सब स्टॉक इन ट्रेड, इसका मतलब यानी उसकी जो इन्वेंट्री थी, यानी इन्वेंट्री हर कंपनी की मीन्स बेसिकली उसका वेयर हाउस आप गोदाम बोल सकते हो। सो उसमें फॉरेन गुड वो सब चीज़ों के चेंजेस कितने थे, सो हमें पता चलेगा कि 2018 में उसके चेंजेस यानी तकरीबन -3,000 करोड़। सो इसमें पता ही चलता है कि बेसिकली 2018 में इसकी इन्वेंट्री में से 3,232 करोड़ की चीज़ें मीन्स बेसिकली निकाली जा चुकी है। वो चीज़ें कुछ भी हो सकती है, जैसे फॉरेन गुड हो सकता है, स्टॉक इन ट्रेड हो सकता है, ये सब चीज़ें हो सकती है। और मार्च 2020 में तकरीबन 77 करोड़ की चीज़ें डाली जा चुकी है, ठीक है। सो इसे मेरे हिसाब से इतना कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। और उसके नीचे आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, जो कि 2018 में 4,700 करोड़ थे, और 2020 में 6,000 करोड़ हो चुके हैं। हमें पता चल गया मीन्स तकरीबन 30 से 50% के बीच का इंक्रीज़ हुआ है।
सो मीन्स इसमें क्या बोल सकते हैं, क्योंकि मीन्स अगर कंपनी की मर्जी है कि वो लोग एम्प्लॉय का बेनिफिट करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सो हम क्या ही कर सकते हैं इसमें। कंपनी के मालिक को मीन्स हमारे हिसाब से तो मीन्स हमें इंसानियत के नाते हमें ऐसा सब करना ही चाहिए, ठीक है। सो इसमें हम कुछ नहीं बोल सकते नीचे, ठीक है। तो देन उसके नीचे आते हैं यहाँ पे फाइनेंस कॉस्ट, यानी फाइनेंस कॉस्ट बेसिकली यानी ऐसा खर्चा बेसिकली समझ जाए कोई भी कंपनी है, सो कंपनी ने उधार दिया है, सो भी उधार का कुछ ना कुछ उसको इंटरेस्ट रेट भरना पड़ेगा, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भरना पड़ेगा। सो बेसिकली फाइनेंस कॉस्ट वही होता है, यानी जो इंटरेस्ट पे करता है उसको हम फाइनेंस कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। सो 2018 में जो इसका स्टैंडर्ड फिगर था उसमें इसका जो 4,600 करोड़ का तकरीबन फाइनेंस कॉस्ट था, और अभी 12,000 करोड़ का हो चुका है, यानी तकरीबन 2 से 3 गुना बढ़ चुका है। और कंसोलिडेट में भी ये तकरीबन 4 गुना बढ़ चुका है, यानी 400% का इंक्रीज़ हो चुका है। सो इससे हमें पता ही चलता है कि ये जो कंपनी है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भरी है, यानी इस कंपनी ने बहुत ज़्यादा लोन दिया है, यानी मीन्स इसके जो लोन का जो अमाउंट है बेसिकली इसने जो पैसा बोरो किया है उसका अमाउंट बढ़ चुका है, इसकी वजह से जो इसका फाइनेंस कॉस्ट है यानी जो इंटरेस्ट रेट ये पे कर रहा है वो भी बढ़ चुका है, ठीक है। फिर उसके नीचे आता है डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस। अगर आपको पता नहीं डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन क्या होता है, उसके ऊपर हमने वीडियो बनाई, उसका लिंक ऊपर आई बटन में हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। सो आप वहाँ पर देख सकते हो। सो ये डेप्रिसिएशन और अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस इतना कुछ पता नहीं चलता हमें, बेसिकली सिर्फ इतना पता चलता है कि जो कंपनी अगर समझ जाए जो डेप्रिसिएशन कॉस्ट है वो बढ़ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उसके जो फिक्स्ड एसेट है वो भी बढ़ते आ रहे हैं, और बेसिकली यही होता है। और अगर अमोर्टाइजेशन कॉस्ट बढ़ रहा है तो इससे पता ही चलता है कि वो कंपनी के जो इंटेंजिबल एसेट है वो सब बढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। सो ये था डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन। नीचे आते हैं अदर एक्सपेंसेस, जो कि अच्छी बात है कि स्टैंडर्ड फिगर्स में अदर एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं, यानी 31,000 करोड़ से 14,000 करोड़ हो चुके हैं। इसका मतलब यह है कि ये कंपनी अपने बाकी के सब एक्सपेंसेस को काट रही है, ये कॉस्ट कटिंग कर रही है। देन अगर हम कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात करेंगे तो वो बढ़ चुके हैं, 15,000 करोड़ बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 30% बढ़ चुके हैं, यानी मीन्स थोड़ा बहुत खर्चा तो होते रहता है। सो वो सब छोड़िए, अदर एक्सपेंसेस में चले जाता हूँ। देन यहाँ पे आ रहा है टोटल एक्सपेंसेस। अगर हम वापस इस पर क्लिक कर दें एक्सपेंसेस, तो टोटल एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस सेम ही होते हैं, ठीक है। सो अगर हम टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे, सो ये 2018 में 2,50,000 करोड़ थे, और 2020 में ये 3 लाख करोड़ के आसपास पहुंच चुके हैं, यानी स्टैंडर्ड फिगर्स में तकरीबन 50,000 करोड़ बढ़ चुके हैं, यानी तकरीबन 20% बढ़ चुके हैं। जो कि हमने पहले बताया था आपको कि इनकम इसकी सिर्फ 16% बढ़ी है स्टैंड अलोन में, लेकिन जो इसका जो एक्सपेंसेस है वो तकरीबन 20% बढ़ चुका है, जो कि एक चिंता का विषय हो सकता है स्टैंड अलोन बिजनेस के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके नीचे देखेंगे कंसोलिडेटेड फिगर्स का में, सो वो तकरीबन 3.5 लाख करोड़ से 5.5 लाख करोड़ बढ़ चुका है, यानी तकरीबन 2 लाख करोड़ बढ़ चुका है, ठीक है। सो 2 लाख करोड़ 3.5 लाख करोड़ का तकरीबन 57% के आसपास होता है, ठीक है। सो इससे हमें पता ही चलता है कि जिसका इनकम है वो तकरीबन 50% बढ़ चुका है, लेकिन इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो तकरीबन 57% बढ़ चुके हैं कंसोलिडेटेड में, ठीक है। सो अगर हम यहाँ पे कॉस्ट ऑफ मटेरियल यानी रॉ मटेरियल की बात करेंगे, तो रॉ मटेरियल सस्ता हुआ है बेसिकली, लेकिन जो बाकी सब एक्सपेंसेस थे जैसे हमने देखा इसका अदर एक्सपेंसेस बढ़ चुके हैं, जिसकी वजह से इसका जो बेसिकली एक्सपेंसेस वो बढ़ चुका है, जो कि एक बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है, ठीक है। सो मैं ऐसा वापस से बोल रहा हूँ आपको कि ये मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको रिसर्च पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि मीन्स ये अच्छी साइन नहीं है कि इसका जो इनकम है वो 50% बढ़ रहा है, लेकिन इसका जो एक्सपेंसेस है वो 57% बढ़ रहा है। मीन्स दोनों का आसपास ही होना चाहिए, लेकिन असली में इनकम को ज़्यादा होना चाहिए एक्सपेंसेस से। देन उसके नीचे आता है प्रॉफिट लॉस बिफोर एक्सेप्शनल एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स एंड टैक्स, यानी बेसिकली एबिटा होता है, यानी इंटरेस्ट रेट, टैक्स, अमोर्टाइजेशन वो सबके पहलेगा, इसका इनकम यानी प्रॉफिट एंड लॉस वो सब उसके पहलेगा, ठीक है। उसी की बात करेंगे तो 2018 मार्च में 45,000 करोड़ था, लेकिन 2020 में 44,000 करोड़ हो चुका है, यानी इसका टोटल जो प्रॉफिट एंड लॉस है यानी एबिटा है वो कम हो चुका है 2 साल में। एंड देन अगर हम वहीं पे अगर हम कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात करेंगे तो 49,000 करोड़ से 57,000 करोड़ हो चुका है, यानी हर साल तकरीबन 8% बढ़ चुका है, ठीक है। सो अगर हम स्टैंडर्ड फिगर्स की बात करेंगे तो इससे पता ही चलता है हमें कि इसका जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज़ नहीं हो रहा है, वो उल्टा डिक्रीज़ हो रहा है। लेकिन फिर अगर हम कंसोलिडेटेड फिगर्स की बात करेंगे तो इससे पता ही चलता है कि इसके जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तकरीबन 50% बढ़ा है, लेकिन इसका जो प्रॉफिट है वो तकरीबन 16% ही बढ़ा है, यानी यहाँ पे कंपनी थोड़ा कॉस्ट कटिंग कर सकती है, इसका जो अदर एक्सपेंसेस थे उसको थोड़ा कम कर सकती है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये 16% यानी हर साल 8% इसका प्रॉफिट बढ़ा है, जो कि एक ठीक ठाक अच्छा खासा साइन है, ठीक है। देन उसके नीचे आता है एक्सेप्शनल आइटम्स, ठीक है, यानी एक्सेप्शनल आइटम्स ऐसी चीज़ें होती है बेसिकली कि मीन्स हमें उसमें नॉर्मली पैसा लगता नहीं है, लेकिन इस साल गलती से लग चुका है और इसको इतना मायने नहीं दे सकते हम लोग, ठीक है। देन उसके नीचे आता है प्रॉफिट एंड लॉस बिफोर टैक्स यानी पीबीटी, जो कि कंसोलिडेटेड फिगर्स में इंक्रीज़ हुआ है 4,000 करोड़, लेकिन अगर हम स्टैंडर्ड फिगर्स की बात करेंगे तो ये डिक्रीज़ हुआ है। देन करंट टैक्स, सो टैक्स डिक्रीज़ हो चुका है स्टैंडर्ड में, कंसोलिडेटेड में टैक्स डिक्रीज़ हो चुका है, उसमें भी डिक्रीज़ हुआ है। देन उसके नीचे आता है मेड क्रेडिट एंटलमेंट, जो कि 0 है। डिफर्ड टैक्स यानी ऐसा टैक्स मीन्स बेसिकली जो इसको ज़्यादा भरना है फिर कम भर दिया था, मीन्स इसका जो रियल टैक्स था और बेसिकली इसने जो टैक्स पे किया उसके बीच का डिफरेंस होता है डिफर्ड टैक्स। सो मेरे हिसाब से इसको भी इतना ज़्यादा मायने नहीं देते हम लोग। देन उसके नीचे आ रहा है टोटल टैक्स एक्सपेंसेस, यानी टोटल टैक्स में कितना एक्सपेंस किया वो सब, जो कि मीन्स टैक्स तो टैक्स है भाई, अभी देना ही पड़ेगा, गवर्नमेंट ने बोला तो भाई देना पड़ेगा।
देन उसके नीचे आता है प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स एंड बिफोर एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, यानी बेसिकली इसको हम PAT बोल सकते हैं, यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बोल सकते हैं, जो कि बेसिकली अगर प्रॉफिट कम हो रहा है अगर स्टैंडर्ड फिगर्स में, सो PAT भी कम ही होने वाला है। और अगर हम बात करें कंसोलिडेटेड फिगर्स की तो उसमें इंक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है। देन फिर नीचे आता है प्रॉफिट लॉस फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, यानी कितना प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ है हमें ऑपरेशंस को कंटिन्यू करने के बाद, ठीक है। सो नॉर्मली दोनों फिगर सेम ही, यानी PAT दोनों सेम ही है। देन नीचे आता है प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, सो तीनों फिगर सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, ठीक है। एंड देन उसके नीचे आता है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, यानी बेसिकली ऐसा इंटरेस्ट, यानी बेसिकली समझिए आप कोई कंपनी है, देन आपकी एक सब्सिडरी है, सो उस सब्सिडरी का मीन्स कोई और ओनर रहेगा, मीन्स कोई और आपकी कंपनी के अलावा, आपकी होल्डिंग कंपनी के अलावा कोई और उसका ओनर रहेगा बेसिकली। सो उसका इंटरेस्ट बेसिकली वो इतना ज़्यादा कुछ महत्व का होता नहीं है, सो हम उस पर ध्यान नहीं देंगे फिर भी चलेगा। देन उसके नीचे आपको मिलेगा अदर इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे आपको अर्निंग पर शेयर मिल जाएगा। देन यहाँ पे वैल्यू ऑफ इम्पोर्टेड एंड इंजीनियर्स रॉ मटेरियल्स मिल जाएंगे जो कि 0 है। देन स्टोर्स स्पेयर्स एंड यूज टूल्स, बेसिकली वो सब भी 0 है, ठीक है। देन यहाँ पे आपको डिविडेंड एंड डिविडेंड परसेंटेज मिल जाएगा, ठीक है। तो जैसा आप देख सकते हैं इसका डिविडेंड है, इक्विटी शेयर पे डिविडेंड है, वो तकरीबन अच्छा खासा इंक्रीज हो चुका है, वो तकरीबन 3200 करोड़ से वो तकरीबन 3800 करोड़ हो चुका है, यानी तकरीबन 400 करोड़ का इंक्रीज, यानी हम बोल सकते हैं कि 10% का इंक्रीज, ऑलमोस्ट 10% का इंक्रीज बोल सकते हैं हम, ठीक है। देन उसके नीचे आ रहा है टैक्स ऑन डिविडेंड, तो अगर डिविडेंड बढ़ेगा तो टैक्स भी उसके ऊपर बढ़ने वाला है, ठीक है। सो ये था आज का हमारा वीडियो। मेरे हिसाब से आपको अभी पूरी तरीके से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट समझ में आया होगा, और मेरे हिसाब से आपको ये बिल्कुल भी एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह नहीं देना है, मैं आपको सिर्फ बता रहा था कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर आपको मनी कंट्रोल या फिर किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप या फिर कहीं भी मीन्स इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको कुछ भी जानना है, कुछ भी जानकारी चाहिए, आपको कोई भी वीडियो चाहिए, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसका हमें डिमांड कर दीजिएगा, ताकि हम उसके ऊपर वीडियो बना पाएँ और आपके लिए ला पाएँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो यहाँ देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, लाइक करना भूलना मत, मैंने बहुत मेहनत से वीडियो बनाई है, ठीक है। सो अगर आपको ऐसी और वीडियो चाहिए, और बेसिकली हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के ऊपर वीडियो लाने वाले, और यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियो से इसके ऊपर वीडियो बनाने वाले, जल्द ही बनाने वाले, ठीक है। सो ये दोनों वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बाद में बेल आइकन उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि हम जैसे ये वीडियो बनाए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। अब हम चलते हैं।